एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने एसिटिक अम्ल की क्लास कर ली है और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है साबुन यानी कि सोप। तो आइए क्लास पे चलते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम लवणों को क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। सोडियम स्टीरेट, ठीक, एग्जाम्पल के लिए सोडियम स्टीरेट व सोडियम पामिटेट, ठीक है। सोडियम पामिटेट का ये देखो, सोडियम पामिटेट का ये फॉर्मूला है C15H31COONA। जो पोटेशियम पामिटेट है, यहाँ पे Na की जगह के लग जाएगा, ये आपका पोटेशियम पामिटेट हो जाएगा। अब इसके निर्माण की विधि समझते हैं। वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर क्या होता है? साबुन का निर्माण होता है तथा इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। यानी कि वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर क्या होता है? साबुन का निर्माण होता है तथा इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन का फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। जो ये जो है तो C2COC17H35, ठीक, इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे H2 क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कार्बन बॉन्ड लग रहा है। C3 इस वजह से कार्बन बॉन्ड लग रहा है, तो यहाँ पे CH2 इस वजह से नहीं लिखेंगे। फिर क्योंकि हमें यहाँ पे एक बॉन्ड से जोड़ना है। उसके बाद COOH C17H5, ये क्या करेंगे? 3 बार लिख लेंगे। ये आपका क्या फैट का फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे? इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 अणु लिए गए, तो यहाँ पे सोडियम के भी 3 अणु लिए जाएंगे। क्षारीय है तो इसको क्या ऐसे जब निकाला जाएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा आपका सोडियम स्टीरेट और साबुन बनेगा, ठीक, सोडियम स्टीरेट और साबुन बनेगा। साबुन के अणु की संरचना, साबुन के अणु की संरचना देखते हैं। साबुन की संरचना के निम्न 2 भाग होते हैं। पहला होता है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन का भाग, दूसरा होता है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन का भाग। तो अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन का भाग देखो, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन का वह भाग जो वसा में विलय नहीं होता है, ठीक, जो वसा में विलय ना हो उसे अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन का भाग कहते हैं। इसे जल विरोधी अथवा वसा स्नेही भी कहा जाता है, ठीक। अभी हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। फिर ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन, ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है? यह भाग जल में विलय होता है, इसे जल स्नेही तथा वसा विरोधी कहते हैं। C17H35CONA, ठीक, यहाँ पे जो C17 है तो ये 17 बार आपकी जो डॉट डॉट लगे हुए 17 बार होंगे। ये आपका फॉर्मूला यहाँ का आपका हो जाना है, ठीक। ये हाइड्रोकार्बन यानी कि सोडियम स्टीरेट हो गया। स्वच्छीकरण की प्रक्रिया, स्वच्छीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के क्या होते हैं? लवण होते हैं। जल में विलय होने पर इसे कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में क्या होता है? आयनित हो जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है जलरागी यानी कि COO, जिसके ऊपर क्या होगा? माइनस समूह होगा। इसको जल विरागी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि ये आपके पास क्या है? ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, वेट, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो इसमें देखिए सारे में सोडियम लगी, एक इसकी हम लोग कड़ी ले लेंगे जब, तो ये जो मुड़ा हुआ स्प्रिंग जैसा भाग दिख रहा है तो ये जल विरोधी यानी कि जल विरोधी होगा और वसा जल विरोधी होगा। जल में तो जल में नहीं घुलेगा, पर क्या होगा? वसा में घुल जाएगा, वसा स्नेही होगा। और जो ये आपको डॉट वाला भाग दिख रहा है सोडियम वाला, ये जल स्नेही होगा और क्या होगा? वसा विरोधी होगा। देखिए साबुन को जल में घोलने पर, ठीक है, साबुन को जल में घोलने पर ये RCOO, ठीक, रेडायन क्लोराइड कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इन कणों को कार्बोक्सिलेट आयन का ध्रुवीय रेडावेसिस सिरा जल की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है, जबकि ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर क्या होते हैं? एकत्रित होकर संरचना का निर्माण करते हैं। ये जो संरचना बनती है इसे क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। इसी वजह से इसे पानी में इमल्सन का निर्माण होता है। इमल्सन क्या होता है इसको समझते हैं। जब साबुन का इमल्सन धूल, मैल आदि के संपर्क में आता है, इमल्सन का मतलब झाग होता है, ठीक है, तो इसके कण मिसेल केंद्र में क्या होते हैं? समा जाते हैं। इस प्रकार साबुन का मिसेल यानी कि मैल के पानी में घुलने में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है, सहायता करता है। जिसमें मिसेल क्या होती है? गंदगी को साथ लेकर पानी के साथ क्या बाहर निकल जाती है तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन की सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं इसकी समझते हैं। तो साबुन की सीमाएं समझते हैं क्या होती है। तो साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ क्या धुंधला सा सफ़ेद अवक्षेप देते हैं, यानी कि धुंधला सा सफ़ेद झाग देते हैं।
और इसकी सीमाएं देखते हैं। साबुन जलीय विलयन में भी प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि अम्लों के साथ अविलयवसीय अम्ल अवक्षेपित होकर कपड़ों को क्षति पहुंचाते तथा शोधन प्रक्रिया में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसकी रासायनिक फॉर्मूला देख लेते हैं। C17H35COONA का जब कैल्शियम के साथ कराएंगे तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो आप समझेंगे ये जो आपको दिख रहा है, सोडियम को हटा करके यहाँ पे 2 लग जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम के ऊपर +2 जो चार्ज होता है वो यहाँ पे लग जाएगा, प्लस आपका कैल्शियम बगल में लग जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, सफ़ेद धुंधला पदार्थ होता है। अच्छे साबुन के गुण समझते हैं क्या होते हैं। तो अच्छे तथा उत्तम कोटि के साबुन के निम्न गुण होते हैं। इसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए, ताकि स्किन जो है उस पर रैसेस ना हो। इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ नहीं मिलने हो चाहिए, ताकि स्किन को कोई हार्मफुल ना पहुँचे। साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए। अपमार्जक क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेट जो होते हैं सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक की लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला का निर्माण तेल या वसा से न करके कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम से किया जाता है। ठीक है, साबुन से अधिक अपमार्जक के लाभ क्या होते हैं। कृत्रिम अपमार्जकों के निर्माण के लिए वनस्पति तेल तथा वसा की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहली बात तो इसकी वसा की आवश्यकता नहीं होती, तो ये मानव के खपत में तेल तथा वसा की बचत करता है, क्योंकि जो मानव खपत में तेल और घी जो होता है बहुत ही अधिक मात्रा में लगता है, तो इसमें बचत होती है। अपमार्जकों का प्रयोग कठोर जल के साथ किया जाता है, जबकि कठोर जल के साथ साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अपमार्जकों का आप कठोर जल के साथ प्रयोग कर सकते हैं, पर जो साबुन होगा उसका आप कठोर जल के साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साबुन तथा अपमार्जकों में अंतर, साबुन और अपमार्जक देखते हैं। ठीक है, तो देखिए साबुन यह वसी अम्लों के साथ सोडियम तथा पोटेशियम लवण बनाते हैं। इसमें क्या होता है, यह सल्फोनिक अम्लों के साथ सोडियम तथा पोटेशियम लवण बनाते हैं। इसमें समूह जो होता है CONA होता है, इसमें SO2Na होता है। ठीक, SO2Na होता है। आगे देखते हैं, ये देखो ये क्या होता है, यह कठोर जल के साथ, ठीक है, यह कठोर जल जो होता है अम्लीय तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है। पर ये क्या होता है, देखिए यह कठोर जल अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य करता है। यह ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होता है, या ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं, त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं या हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक, जल में घुलने में समय लगता है, या जल में क्या होता है, तीव्रता से घुलते हैं। ये आपके साबुन और डिटर्जेंट के अंतर हो गए। यहाँ से हम लोग का ये कार्बन तथा उसके यौगिक का चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।